किसी भी एनआईएसएम एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन के लिए उसके जो स्टार्टिंग के दो चार चैप्टर जो होते हैं, जो बेसिक, उसको डिटेल में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, अपन ने चैप्टर 3 का बहुत सारा चीज कवर किया था। अब नेक्स्ट है प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, पीईजी रेशो से क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि हाई ग्रोथ कंपनी जो है वो टिपिकली कमांड अ हायर पीई मल्टीपल। जो हाई ग्रोथ कंपनी होती है उनका पीई जनरली हाई रहता है। ठीक है। इनका एक ग्रोइंग एट डिफरेंट पेस, प्राइस टू अर्निंग जो ग्रोथ रेशो है वो उसका यूज होता है, जिसका डिफरेंट ग्रोइंग रेट रहता है। ठीक है। पीईजी रेशो पी मल्टीपल की तरह नहीं होता, बट ऑल्सो एडजस्ट इट्स ग्रोथ ऑफ अर्निंग, यानी कि ग्रोथ को भी एडजस्ट करता है। ठीक है। लोअर पीईजी रेशो इस फेवर ओवर हायर पीईजी रेशो, यानी कि जिनका पीईजी रेशो लोअर है वो चीप माना जाता है। ठीक है, सस्ती कंपनी है लेकिन ग्रोथ अच्छा है। अब इस रेशो से क्या, दिस रेशो में बी इंटरप्रेट एट द प्राइस दैट इन्वेस्टर इज विलिंग टू पे फॉर अ कंपनी एज जस्टिफाई बाय द ग्रोथ इन अर्निंग, यानी कि कितनी अर्निंग में ग्रोथ दिख रही है उसके अनुसार इन्वेस्टर कितने पैसे देने को तैयार है। ठीक है। हायर पी स्टॉक दैट इन्वेस्टर आर विलिंग टू बाय एट हायर प्राइस बिकॉज उनका क्या बिलीव हो रहता है कि स्टॉक है सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल, यानी कि उस कंपनी में ग्रोथ भी हाई दिख रही है। ठीक है। पीजी रेशो जो है इज द इम्प्रोवाइजेशन ऑफ पी रेशो यूजिंग कंपेनियन वेरिएबल कॉल ग्रोथ। ठीक है। यूजिंग आइदर द इंडस्ट्री और कंपेरेबल फर्म पीजी रेशो, one can decide whether the target firm equity is over value या अंडर वैल्यू। इसमें क्या होता है कि एक इंडस्ट्री के दो, यानी कि सेम इंडस्ट्री के कंपनीज या डिफरेंट इंडस्ट्रीज के जो ग्रोथ है उसको अपन कैलकुलेट करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो इक्विटी है वो ओवर ग्रोथ है कि अंडर ग्रोथ है। ये क्लियर हुआ आपको? पीजी रेशो बहुत इजी है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर रीड कर रहे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा यानी कि डाउट्स होगा आपके यार। हाँ। हेलो। यस यस। सर, इसमें मतलब ये है कि एक वंस कंपनी ग्रोथ कर रही है, उसका ग्रोथ दिख रहा है हाँ कैलकुलेशंस में, तो इसका मतलब है हाँ इसका पीजी ओके है। हाँ। नहीं, इसमें ऐसे है कि पी रेशो दिख रहा है 40 और ग्रोथ कर रही है 30%। एक कंपनी है जिसका पी रेशो 12 है और ग्रोथ कर रही है 8% में, तो कौन सी कंपनी अच्छी होगी? तो ग्रोथ से पी रेशो को डिवाइड कर देंगे तो अपने को ये पता चलेगा जिनका पीजी रेशो लेस है वो ज्यादा अच्छी कंपनी है। ग्रोथ जो ज्यादा दे रही है वो ज्यादा अच्छी कंपनी है। पी रेशो तो एक्सपेंसिव इसका लग रहा है कि इसका 40 है, इसका 12 है, लेकिन यहाँ ग्रोथ देखिए। अब देखिए थंब रूल क्या है इसका कि पीजी रेशो 1 है। ठीक है। तो इट्स मीन दैट मार्केट इज वैल्यूइंग अ स्टॉक इन अकॉर्डिंग विद द स्टॉक एस्टिमेट ईपीएस। पीजी 1 से लेस है, लेस देन 1, इसका क्या मतलब है कि वो अंडर वैल्यू है इन इन इट्स ग्रोथ रेट। और स्टॉक का पीजी ग्रेटर देन 1 है, कि इसका क्या मतलब है कि ये अपोजिट स्टॉक, जो अपोजिट स्टॉक है उसका ओवर वैल्यू है। यानी कि पीजी रेशो में अपन ये भी देखते हैं कि अपन कंपेयर करते हैं एक एक इक्विटी का दूसरी इक्विटी से। ठीक है। एक इक्विटी को दूसरे इक्विटी से कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि किसका 1 से ज्यादा है, किसका 1 से कम है। तो 1 से ज्यादा ये इंडिकेट करता है कि ओवर वैल्यू है। ठीक है।
और ये जो ग्रोथ का है वो एजम्पशन लगाया जाता है कि इतनी ग्रोथ आएगी, उसके अकॉर्डिंग अपन पीईजी निकालते हैं। ठीक है। और पीईजी रेशो का जो वैल्यूएशन होता है वो मेजर करते हैं कि एक्यूरेसी कितनी है अर्निंग ग्रोथ में, जितना आपने एस्टिमेट किया था। ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट अगर आप फ्यूचर अर्निंग को करेंगे तो आपको सही एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्लियर मैम? ये से ओके। फिर होता है ईवी बाई इबिटा मल्टीपल। ईवी मीन्स होता है इंटरप्राइज वैल्यू, और इबिटा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, और क्या बोलते हैं, मैं भी भूल गया, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ठीक है, ये होता है इबिटा। तो इसमें क्या होता है, अपन ईवी को कंपेयर करते हैं, विच इंक्लूड, ईवी में क्या क्या होता है, मार्केट कैप, डेप्ट, ठीक है, और कैश। ठीक है। इससे क्या मेजर होता है, ऑपरेशन प्रॉफिटेबिलिटी ईबिटा से। तो इस नंबर से इन्वेस्टर्स को क्या वैल्यूएशन पता चलती है कि प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग डिसीजन। बिफोर, क्योंकि यहाँ पे अपन ने डेप्ट को भी ऐड किया है, ये यहाँ पे इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन, लेकिन यहाँ पे बिफोर वर्ड यूज हुआ है। तो लोअर ईवी बाई ईबिटा क्या सजेस्ट करता है, कंपनी अंडर वैल्यू है, और हायर ईवी बाई ईबिटा क्या इंडिकेट करता है, कंपनी ओवर वैल्यू है। और बेस्ट किसके लिए है ये वाला रेशो, किसके लिए है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम या इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जिनका डेप्थ भी ज्यादा होता है, कंपेयरिंग कंपनी विद डिफरेंट डेप्थ स्ट्रक्चर्स। ठीक है। Unlike the PE depend on net earning, EV by EBITDA focus on operating performance, making it prefer multiple in merger, acquisition and leverage buyout analysis। ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, ईवी बाई बीटा से कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है। और पीईजी रेशो से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस पूरा सर, बेस्ड। सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ। सॉरी सर, आपने बोला ईवी बाई ईबिटा हाँ। से क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते, तो क्या न्यूमेरिकल आप बाद में कराओगे उनके? हाँ, इसके बाद में कराऊंगा। अभी अभी अपन केवल फॉर्मूले देख रहे हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है, ईवीटा दिया रहेगा, थियोरेटिकल। ईवीटा दिया होगा और ईवी दिया होगा। दोनों चीजें दी रहती है, केवल अपने को वो निकालना है, क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो ये बहुत इजी आता है, क्योंकि मैंने एग्जाम जिस समय दिया था ये क्वेश्चन आया था ईवी बाई ईबिटा से। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में अपन क्या करते हैं, एजम्पशंस, कि अपने को सब इंफॉर्मेशन पता है, उससे क्या होगा, स्टॉक का परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा, कंपनीज की फंडामेंटल इकोनॉमिक वैल्यू, मार्केट सेंटिमेंट, जितनी ये सब चीजें जो होती है स्टॉक के प्राइस पे रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है। टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वो फंडामेंटल को एनालिसिस नहीं करते हैं, इंस्टेड दे अप्रोच द फोरकास्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्राइस। हिस्टोरिकल जो चार्ट के पैटर्न्स होते हैं उसके अनुसार वो ट्रेड करते हैं। तो इसमें होता है प्राइस एंड वॉल्यूम। ठीक है। टेक्नीशियन क्या बिलीव करते हैं कि मार्केट एक्टिविटी विल जनरेट इंडिकेटर सिग्नल थ्रू प्राइस ट्रेंड दैट कैन बी यूज्ड टू फोरकास्ट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉक। ठीक है। तो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट अपन प्राइस एंड वॉल्यूम का बिहेवियर देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ पास्ट प्राइस वो इंडिकेट करता है कि फ्यूचर में ट्रेड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग, उससे अपने को इंपॉर्टेंट इनपुट मिलता है कि अंडरलाइंग स्ट्रेंथ क्या है ट्रेंड में। टाइम, वीकली, मंथली, डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या मिल रही है अंडरलाइंग ट्रेंड में।
तो ये टेक्निकल एनालिस्ट का काम होता है। टेक्निकल एनालिसिस कैसे होती है? थ्री एलिमेंट: प्राइस चार्ट, पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन चार्ट, एंड प्राइस ट्रेंड। ठीक है। बाय ऑब्जर्विंग प्राइस एंड वॉल्यूम पैटर्न, टेक्निकल एनालिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ देयर इज एडिक्वेट बाइंग इंटरेस्ट दैट में टेक प्राइस अप और डाउन। तो अपन क्या देखते हैं इसमें? केवल वॉल्यूम, चार्ट का पैटर्न, ठीक है, और पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सब चीजें देख के अपन ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब टेक्निकल एनालिस्ट में अपन को क्या स्टडी करनी होती है? वेरियस ट्रेंड की स्टडी, अपवर्ड है कि मार्केट डाउनवर्ड है कि साइडवेज है। ठीक है। और आइडेंटिफाई करते हैं सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है। ठीक है। जिससे अपने को पता चलता है कि कहाँ पे ज्यादा बाइंग हो सकती है, कहाँ पे सेलिंग हो सकती है। ठीक है। कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को कभी कोई स्टॉक ब्रेक करता है, तब अपने को इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है। ठीक है। Technical analyst convert the price and volume data into chart. Price and volume data into chart that represent the stock price movement over a period of time. ठीक है। कुछ टेक्निकल एनालिस्ट लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट को यूज करते हैं। ठीक है। इस पैटर्न से वो क्या पता करते हैं कि ट्रेंड का आइडेंटिफाई, जैसे अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है कि साइडवेज है, कि मार्केट में रिवर्स होने वाला है क्या ट्रेंड, बाइंग का ट्रिगर ज्यादा दिख रहा है कि सेलिंग का दिख रहा है। ठीक है। जी। और एजम्पशंस क्या है टेक्निकल एनालिस्ट के? तो क्या क्या एज्यूम करते हैं अपन? मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करते हैं बाय द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई कितना हो रहा है, डिमांड कितना हो रहा है। सप्लाई एंड डिमांड आर गवर्न बाय द रैशनल एंड इरेशनल फैक्टर्स। ठीक है। Price adjustment are not instantaneous and price move in trend. Trend persists for appreciable length of time. Trend change in reaction to shift in supply and demand relationship. This shift can be detected in the action of market itself. तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको अपन एज्यूम करके चलते हैं अगर अपन टेक्निकल एनालिस्ट पे ज्यादा बिलीव करते हैं तो। ठीक है। अब टेक्निकल और फंडामेंटल में क्या डिफरेंस है, यानी कि दोनों को। तो फंडामेंटल जो है वो इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ स्टॉक को डिटरमाइन करने में ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। कंपेयरिंग इट विद द प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस टू द मार्केट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फंडामेंटल एनालिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि प्राइस विल मूव टुवर्ड देयर इंट्रिंसिक वैल्यू। फंडामेंटल एनालिस्ट का क्या काम है? वो ये सोचते हैं, ये एज्यूम करते हैं कि कभी ना कभी प्राइस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास मूव करेगा। टेक्निकल एनालिस्ट उस पर कंसर्न नहीं करते हैं। उनका ये मानना है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट फेयर प्राइस रिलेटिव टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। इट लिमिट इटसेल्फ टू द फ्यूचर मूवमेंट इन प्राइस एज इंडिकेटेड बाय हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग वो ज्यादा काम करते हैं कि पास्ट में देखते हैं कि चार्ट का पैटर्न कैसा है। ये पैटर्न है तो उनको पता चल जाता है कि अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, साइडवेज है। ठीक है। इट इज यूज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। जो टेक्निकल है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। नॉट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर 3 तक अगर अपन माने। तो अगर अपन बुक के अकॉर्डिंग देखें कि कितना अपन ने सिलेबस कवर किया है। देखिए 7, 5 और 10। ठीक है। तो 22 नंबर्स के अपन ने कवर कर लिए क्वेश्चन। अब अपन चैप्टर 4 देखते हैं, चैप्टर 4, 5, 6। ठीक है। क्या है कि ये सब बेसिक चैप्टर है। अगर अपन नंबर को देखें तो नंबर तो इसमें ज्यादा वेटेज नहीं है, 5 नंबर्स के ही आते हैं। लेकिन अपने को जानना जरूरी है। ये बेसिक है, अगर अपन इसको ध्यान नहीं देंगे ना तो आने वाली क्लासेस जो
डिटेल में जब चैप्टर शुरू होते हैं ना, जिसमें वेटेज भी ज्यादा है, तो वहां पे अपने को जब तक बेस क्लियर नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आएगा। ये फिक्स इनकम चैप्टर 4 इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। फिक्स इनकम यानी मीन्स बॉन्ड्स, एफडी। बॉन्ड्स के कैरेक्टर क्या होता है, डिटर्मिनेंट एंड बॉन्ड ऑफ बॉन्ड सेफ्टी क्या है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड कैसे होता है, मेजरिंग प्राइस वोलेटिलिटी फॉर बॉन्ड। ठीक है। तो ओवरव्यू ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। इन्वेस्टर जिनको चाहिए फिक्स इनकम, अपने को ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, लो रिस्क में है। ठीक है, अपने को इतना पैसे आप देते रहो। ठीक है। तो अ टिपिकल इन्वेस्टर हैज मोर फोकस ऑन इक्विटी व्हेन इट कम टू इन्वेस्टमेंट डिस्कशन। ज्यादा लोग इक्विटी प्रिफर करते हैं। इट इज आयरनी बिकॉज द ग्लोबल टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज लार्जर देन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है। देखिए क्या लिख रहा है, जो मार्केट वैल्यू बॉन्ड का है ग्लोबली, ग्लोबल, वो इक्विटी से ज्यादा बड़ा मार्केट है बॉन्ड का। ठीक है। तो गवर्नमेंट इज द सिंगल लार्जेस्ट इशूअर ऑफ बॉन्ड। ठीक है। नॉट ओनली द साइज बट ऑल्सो द टर्म ऑफ नंबर ऑफ इशूज। ठीक है। बॉन्ड ओवरटेक इक्विटी एज अनलाइक इक्विटी, क्योंकि कंपनी कैन इशू मैनी डिफरेंट बॉन्ड इशू आउटस्टैंडिंग एट द सेम टाइम। गवर्नमेंट भी बहुत सारे बॉन्ड्स को इशू करते हैं, बहुत सारे टाइप्स के, और बहुत सारी उनकी मैच्योरिटी भी अलग अलग होती है। ठीक है। अब अपने देश में क्या है कि द इन इंडिया द फिक्स इनकम मार्केट इज क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ एंटाइटी इशू फिक्स इनकम सिक्योरिटी। तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज आर इशूड बाय लीगल एंटाइटी। ठीक है। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज या बॉन्ड को कौन इशू करता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक बॉडीज, बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल। ठीक है। एंड अदर कॉर्पोरेट बॉडीज। ठीक है। अब इसको फिक्स इनकम सिक्योरिटीज को भी डिवाइड क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इशूअर ऑफ दिस इशू। यानी कि डिफरेंट सेगमेंट में इसको क्लासिफाइड किया गया है बेसिस ऑफ इशूअर्स। ठीक है। पहला होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो जी सिक्योरिटीज जिसको बोलते हैं, जी सिक्योरिटीज तो सेंट्रल एंड स्टेट। पब्लिक सेक्टर बॉन्ड को कौन इशू करता है, गवर्नमेंट एजेंसी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड को कॉर्पोरेट, बैंक एंड फाइनेंशियल्स। ठीक है। सबसे जो बड़ा मार्केट होता है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। ठीक है। लार्जेस्ट सेगमेंट है ऑफ इंडियन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज। ठीक है। द नेक्स्ट लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ द रुपीज डिनोमिनेटेड डेट मार्केट इज द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। तो आपने देख लिया जी सिक्योरिटीज एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड। ठीक है। इंडियन प्राइमरी मार्केट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड इज बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट। जो कॉर्पोरेट डेब्ट्स होता है वो प्राइवेट प्लेसमेंट मार्केट रहता है। ठीक है। प्राइवेटली प्लेस्ड हो जाता है ना, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, लार्ज कॉर्पोरेट एंड अदर इन्वेस्टर इसको बाय कर लेते हैं। ये पब्लिकली इजिली अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है। ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड का जो सिचुएशन है वो रिस्ट्रिक्टेड है रिटेल पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक है। बहुत स्मॉल उनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। The issue and trading of fixed income security for each of these entities are regulated by different bodies. ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज इशूड बाय बैंक, एनबीएफसीज, इसको कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। ये पॉइंट याद रखिएगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और सिक्योरिटी जिसको बैंक या एनबीएफसी इशूड करती है उसको आरबीआई में रेगुलेट करता है। और इशूड ऑफ नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बेसिकली इशू ऑफ कॉर्पोरेट डेब्ट, उसको रेगुलेट करता है सेबी। ये याद रखिएगा। एक बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होता है, पे अ फिक्स अमाउंट कूपन, ईयरली, हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उसको कूपन बोलते हैं। फिर रीपे द फिक्स अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि आपको, आपने जितने कैपिटल आपने आज इन्वेस्ट किए थे,
आफ्टर मैच्योरिटी, यानी कि बॉन्ड का मान लीजिए 5 इयर्स के बाद अगर उसका मैच्योरिटी है तो आपको उतने पैसे रीपे हो जाने चाहिए। ठीक है। फिक्स ऑब्लिगेशन होता है सिक्योरिटीज में। ठीक है, फिक्स इनकम यानी फिक्स ऑब्लिगेशन। मोस्टली जो बॉन्ड होते हैं वो सेमी एनुअल कूपन पेमेंट करते हैं। ठीक है, कुछ एनुअली भी पे करते हैं, कुछ क्वार्टरली और मंथली कूपन भी पेमेंट करते हैं। ठीक है। और ये जो कूपन पेमेंट है वो कैलकुलेट होता है फिक्स प्रॉमिस परसेंटेज फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। जैसे फेस वैल्यू है 100 रुपीज, तो बॉन्ड का इसके परसेंटेज में तय होता है कि कितने कूपन रेट होगा। जैसे 100 का बॉन्ड है, 8% है, तो 8 रुपीज पेमेंट होगा आपको कूपन ईयरली। ठीक है, या हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, जो भी है, लेकिन मोस्टली सब ईयरली ही पेड करते हैं। ठीक है। कुछ जो बॉन्ड्स होते हैं वो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, विच डू नॉट मेक एनी कूपन पेमेंट। वो आपको कूपन पेमेंट नहीं देते, वो डिस्काउंट में इशू होता है। जैसे 100 रुपीज का अगर बॉन्ड है, वो 80 रुपीज में आपको इशू हुआ, और जब मैच्योरिटी आई तो 80 की जगह वो आपको 100 रुपीज में मैच्योर होगा। ठीक है। तो आपको उसमें कोई कूपन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो उसको जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कि जीरो कूपन बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। और बॉन्ड्स की फिक्स मैच्योरिटी होती है। ठीक है। परपेचुअल बॉन्ड होते हैं, उसकी कोई एनी मैच्योरिटी डेट फिक्स नहीं होती। ठीक है। और जो बॉन्ड्स जिनकी मैच्योरिटी 1 साल या 1 साल से कम होती है उसको मनी मार्केट सिक्योरिटीज बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, जो 1 साल से कम के होते हैं उसको मनी मार्केट सिक्योरिटीज बोलते हैं। लेस देन 1 ईयर, जो भी ऑब्लिगेशन है लेस देन 1 ईयर का होता है। ठीक है। और जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की बची रहती है, वो मनी मार्केट सिक्योरिटीज में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। द इशू प्राइस, कूपन, मैच्योरिटी डेट, फेस वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बॉन्ड्स के। ठीक है। द इशू प्राइस वुड डिफाइन द अमाउंट गारंटेड कैपिटल गेन, और अ बॉन्ड होल्डर वुड एंजॉय बॉन्ड इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो आपको पता रहता है कि आपको कितना कैपिटल गेन मिलने वाला है, जो रेगुलर इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, वो आपकी इनकम होगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। द टर्म टू मैच्योरिटी इज द टाइम पीरियड बिफोर अ बॉन्ड मैच्योर। ठीक है। जितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है कूपन बियरिंग हैव सेमी एनुअल कूपन और इंटरेस्ट पेमेंट विद द टेनोर ऑफ 5 to 30 ईयर्स। ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड को टेनोर से टेन्योर भी बोलते हैं। ठीक है। फेस वैल्यू क्या होती है बॉन्ड्स की? ओरिजिनल वैल्यू। फेस वैल्यू या पर वैल्यू होती है बॉन्ड की ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द ऑब्लिगेशन। इट इज सिमिलर टू द प्रिंसिपल ऑन अ लोन। फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज डिफरेंट फ्रॉम बॉन्ड मार्केट प्राइस। जैसे फेस वैल्यू अपन बोलते हैं कि 100 रुपीज है, लेकिन हो सकता है कि वो मार्केट प्राइस उसका 102 चल रहा हो या 95 भी चल रहा हो। ठीक है, लेकिन वो जब मैच्योर होगा तो फेस वैल्यू के प्राइस में ही मैच्योर होता है। ठीक है, आपको फेस वैल्यू मिलेगी। अगर ऐसा नहीं है कि 110 चल रहा है तो आपको 110 मिलेगा। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है और बॉन्ड प्राइस है उसका इनवर्स रिलेशन है। जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में इंक्रीज होता है बॉन्ड प्राइस डिक्लाइन होता है, और इंटरेस्ट रेट मार्केट में डिक्रीज होता है बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है। तो इनवर्स रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट बॉन्ड इज अनलाइक इक्विटी शेयर्स, गवर्नमेंट एंड कंपनीज many different outstanding at the same time, each of them could have different maturity period and different coupon rate. ठीक है। अब
बॉन्ड विथ ऑप्शन, ठीक है। बॉन्ड कैन ऑल्सो इश्यूड विद embedded ऑप्शन. Some common type of bond with embedded option are bond with call option, bond with put option and convertible options. ठीक है। तो बॉन्ड विथ कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉलेबल बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये इशूअर का राइट होता है इसमें कि वो रिडीम कर सकता है पूरे बॉन्ड्स को या पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बॉन्ड को बिफोर द स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट, ठीक है। तो कॉलेबल बॉन्ड बोलते हैं, जैसे आज आपने इशू किया 1 साल बाद, 2 साल बाद, यानी वो वापस ले सकता है। इशूअर जो है उसको रिडीम कर सकता है, उनके पास राइट होता है, तो वो कॉलेबल बॉन्ड होता है। कॉलेबल बॉन्ड्स आर एडवांटेज क्या होता है कि इशूअर ऑफ सिक्योरिटी, इसको एडवांटेज होता है, बट दे प्रेजेंट इन्वेस्टर विथ हाई लेवल ऑफ री इन्वेस्टमेंट इज देन नॉन कॉलेबल बॉन्ड। तो कॉलेबल बॉन्ड में क्या होता है कि उनको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में डाउन हो चुका है, तो वो क्या करते हैं, अपने बॉन्ड्स को वापस मंगा लेते हैं। तो उनके लिए तो एडवांटेज हो गया, लेकिन आपने उसको आपके लिए डिसएडवांटेज क्या हुआ कि आपने उसको इन्वेस्ट किया था कि परफेक्ट आपको पता है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है, लेकिन क्या होता है, री इन्वेस्टमेंट रिस्क इसमें आ जाता है। आपको वापस पैसे तो मिल गए, अब उसको किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो गया रहता है। द इशूअर विल कॉल द बॉन्ड बिफोर इट्स मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी से पहले उसको कॉल वापस बुला लेते हैं या रिडीम कर देते हैं। और वो कब करते हैं? जब द इंटरेस्ट रेट फॉर सिमिलर बॉन्ड फॉल इन द मार्केट, ठीक है। सेम पुट, पुट प्रोविजन क्या होता है? बॉन्ड होल्डर्स, यानी कि आप बॉन्ड होल्डर है, आप कभी भी उसको सेल कर सकते हो टू द इशूअर एट प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑन स्पेसिफाई रेट, ठीक है। पुट में जस्ट अपोजिट है। पुटेबल बॉन्ड में क्या होता है कि आप उसको कभी भी सेल कर सकते हो इशूअर्स को। कन्वर्टेबल बॉन्ड में क्या होता है, आधे जो कॉम्बिनेशन होता है प्लेन वनीला प्लस इक्विटी कॉल ऑप्शंस का, ठीक है। और कुछ जो उसके बॉन्ड्स होते हैं वो कॉमन शेयर्स में भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ बॉन्ड सेफ्टी। अब बॉन्ड आपने, सॉरी सर, सॉरी सॉरी। ओके ओके, बोलिए हेलो बोलिए। सर, सॉरी जी जी। इंटरप्ट यू। वो पीछे वाला था ना कॉल ऑप्शन। हाँ हाँ, कॉल ऑप्शन वाला। हाँ। सर वो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगा कि मैं कॉल ऑप्शन में क्या आप ईश्वर कॉल ईश्वर ऑप्शन को पे, राइट। कॉल ऑप्शन पे फोकस मत करिए। आप ये ध्यान दीजिए कि कॉलेबल मीन्स क्या होता है कि मैं इशूअर हूं, आपको मैंने बॉन्ड इशू किया और 5 साल के लिए इशू किया मैंने, 5 ईयर्स के लिए, लेकिन बराबर। ये मेरे पास राइट है कि मैं कभी भी उसको आपसे उसको मैं रिडीम कर सकता हूं। तो कॉलेबल हुआ, क्योंकि मैं इशूअर हूं तो कंपनी के पास राइट, हाँ कंपनी के पास राइट्स होते हैं सर, हाँ, कि वो कभी इशूअर के भी। पास राइट होते हैं कि वो जब चाहे रिडीम कर सकते हैं। चलिए मैं बायर एक तो के पास एग्जाम, नहीं होते। हाँ, चलिए मैं एक बता रहा हूं कि मैं एक इशूअर हूं जिसने बॉन्ड इशू किया 10% में आपको, 5 साल, 5 ईयर्स के लिए, और ये कॉलेबल बॉन्ड है। अब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था 10%, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन होके 8% आ गया। तो मुझे लगा कि मैं 10% में क्यों लोगों को पैसे दूं, तो मैंने तुरंत उसको रिडीम कर दिया। आपको बोला कि आप अपने पैसे रख लो और ये आपके साल भर का इंटरेस्ट रख लो। तो आपने क्या किया, ठीक है, आपको पैसे मिल गए, लेकिन आपके लिए रिस्क क्या हो गया कि अब तो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डाउन हो री चुका है। इन्वेस्टमेंट। पहले 10% मिल रहा था, अभी तो 8 मिल बराबर। रहा है, तो वो री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो गया, ओके, है ना। और समझ से गई सर। हाँ, पुट में क्या होता है कि अपने पास राइट होता है, जो बॉन्ड होल्डर्स है आपके पास राइट है, आप जब चाहो मुझे सेल कर सकते हो। ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड से, हाँ क्वेश्चंस सर, आते मुझे हैं। यही इशू था कि हाँ कॉल में ईश्वर के पास राइट होते हैं
हाँ अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कॉल में ईश्वर के पास राइट्स होते हैं हाँ और हाँ, पुट में बायर के पास राइट्स होते हैं, बस बायस, यही कंफ्यूजन है। हाँ अभी हाँ, क्लियर हो वो हो जाता है ये गया। अपन। और अब कन्वर्टेबल बॉन्ड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में हाँ हाँ, या किसी भी शेयर में, अपना जो भी इंटरेस्ट आने वाला है उसमें। अपन नहीं करते हैं, वो पहले से स्पेसिफाई रहता है, वो कंपनी करती पेमेंट है। जब हम लोग बाय करते हैं तभी कंपनी का पहले से ये रहता है कि भाई जब तुम्हें अमाउंट देने की टाइम आएगी, मैच्योरिटी हाँ आएगी, तो तुम्हें बॉन्ड या इक्विटी में भी, इक्विटी में मिलेंगे। हाँ, अच्छा, उसमें अमाउंट मिलेगा, कब अमाउंट नहीं मिलेगा, इक्विटी या बॉन्ड में अमाउंट मिलेंगे। अमाउंट नहीं मिलेगा आपको, शेयर्स मिलेंगे, और शेयर्स जो मिलते हैं वो मार्केट रेट से थोड़े डिस्काउंट रेट में रहते हैं। अभी क्लियर हो गया। तो बॉन्ड, नेक्स्ट है जो बॉन्ड सेफ्टी में अपन क्या देखते हैं कि कूपन एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट है, जो अपने को इशूअर ने प्रॉमिस किया है वो अपने को मिलेगा कि नहीं। सेकंड, कहीं वो इशूअर डिफॉल्ट तो नहीं कर जाएगा प्रिंसिपल रीपेमेंट या कूपन पेमेंट प्रॉमिस। में। ठीक है, वो उसका क्रेडिट रिस्क हो जाता है। तो क्रेडिट रिस्क क्या होता है, या डिफॉल्ट जो करते हैं तो रिस्क ऑफ लॉस रिजल्टिंग व्हेन द इशूअर फेल टू मेक फुल एंड टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू अंडरस्टैंड द सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड इज इट्स इंडेंचर्स। ठीक है, इट ये क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है, INDENTUR। ठीक है, it is the legal agreement between the firm issuing the bond and bondholder, providing the specific term of debt agreement, feature of bonds, per value, coupon rate, maturity, periodic of coupon payment, collateral of bonds, seniority of payment। ठीक है, और कुछ अगर ऑप्शन रहे वो भी। तो कंपनी क्या होती है कि ये सब इशू तो कर देते हैं डिफरेंट बॉन्ड, लेकिन इसमें रिस्क कितना है। ठीक है, ऐसा अपन बोलते हैं ना कि वो रिस्क फ्री है, लेकिन ऐसा रिस्क फ्री होता नहीं है। ठीक है, तो कंपनी इशू डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड, सम में सिक्योर अगेंस्ट सम स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी। जो कुछ बॉन्ड्स होते हैं वो सिक्योर होते हैं। ठीक है, और अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट क्या होता है कि वैल्यू ऑफ असेट्स जिसको सिक्योर किया गया बॉन्ड्स को, उसको सेल करके आप अपना बॉन्ड का पैसा वापस ले सकते हो। सम बॉन्ड्स जो होते हैं अनसिक्योर होते हैं। ठीक है, जिसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मोस्ट जो बॉन्ड्स होते हैं इन्वेस्टर्स को जो अपन हेलो बाय कर, सर, ये हाँ हेलो हाँ हाँ, सर, ये अनसिक्योर क्या होता है? कौन सा अनसिक्योर यानी अनसिक्योर कि मतलब? आपको मैंने लोन दिया है लेकिन आपसे मैंने कोई सिक्योरिटीज नहीं ली है। अच्छा, मीन्स कोई एग्रीमेंट साइन करके नहीं लिया हमने। नहीं, एग्रीमेंट तो साइन है लेकिन कोलेटरल नहीं है पीछे, यानी कि आप क्लेम नहीं कर आप सकते। आप नहीं नहीं, सिक्योर नहीं है ना आप यानी कि मैंने आपको यानी बॉन्ड इशू किया है। ठीक है, तो बॉन्ड के अगेंस्ट में कोई सिक्योरिटीज मैंने उसके अगेंस्ट कोलेटरल नहीं दिया है। ठीक है, जैसे आप लोन लेने आए, ठीक है, और लोन के अगेंस्ट में मैंने आपसे पूछा कि आप इसके अगेंस्ट सिक्योरिटीज क्या है, तो आप बोले नहीं है सिक्योरिटीज। ठीक है, तब भी बॉन्ड आपका इशू हो गया। मान लीजिए आप डिफॉल्ट कर दिए, तो पैसे ओके। कहाँ से आएंगे, नहीं आएंगे वहां पे। लेकिन अगर आपने सिक्योरिटी नहीं है। हाँ अभी सिक्योरिटी नहीं दिया तो कहाँ पे कलेक्ट करेंगे हाँ ना? हाँ, तो वो सिक्योर बॉन्ड्स नहीं होते हैं। जो ओके जो ओके। जो बॉन्ड्स कुछ प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई जमीन या कोई अपना कंपनी को, घर। ठीक है, कुछ ऐसा कुछ डिपॉजिट रख दिया है या कुछ असेट्स अपनी कंपनीज के गिरवी रख दिए उसके अगेंस्ट, तो वो सिक्योर होते हैं। ठीक है, ओके। अब रेटिंग एजेंसी भी व्हाट बॉन्ड्स इज को जस्ट? हाँ, रेटिंग एजेंसी भी बॉन्ड्स को
रेट करती है ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, आपने देखा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने डिसीजन ले Yes. सकते हैं कि आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। जिस बॉन्ड्स में ज्यादा रिस्क होता है उसमें थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा देता है, ठीक है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? एजेंसी असाइन करती है क्रेडिट रेटिंग आफ्टर कैरिंग आउट अ डिटेल एनालिसिस ऑफ इशूअर फाइनेंशियल एबिलिटी टू ऑनर द पेमेंट, ठीक है। ये अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ट्रिपल ए, डबल ए, बी, सी, जो भी होता है, इसमें ए प्लस भी होता है, तो अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल्स होते हैं, ठीक है। ए टू ट्रिपल ए से डी तक की जो रेटिंग है वो क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, ठीक है, ट्रिपल ए से डी तक, ठीक है। जिसकी क्रेडिट रिस्क हाई होती है उसका लोअर क्रेडिट रेटिंग होता है। जैसे जिसमें क्रेडिट रिस्क हाई है वो उसको डी रेटिंग मिलेगा, लेकिन जिसमें क्रेडिट रिस्क लो है उसको ट्रिपल ए मिल सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्रेडिट रेटिंग दिया है, ट्रिपल ए है, हायर डिग्री ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। डबल ए में क्या है? Yes. हैव हायर Higher डिग्री ऑफ degree. सेफ्टी, ठीक है, वेरी लो रिस्क, ठीक है। ए में एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी है, ट्रिपल बी में Adequate risk. मॉडरेट D. डिग्री ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। Moderate. हाँ, तो डी में सबसे ज्यादा डिफॉल्ट होने का, डी यानी डिफॉल्ट, सी यानी Yes. सी कैटेगरी यानी कि आपके पास अभी भी Very high हायर। risk. हाँ, तो ये इसका सिंबल्स है, इसको पढ़ लीजिए, इसमें प्लस और माइनस भी लगे रहते हैं ना। जैसे ट्रिपल बी माइनस है तो ट्रिपल बी प्लस भी होता है, ठीक है। हाँ हाँ, अब ये देखिए ऐसे ही Yes. सेम पर क्या है ये? अपन, ये शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जिसका 1 ईयर से कम का है, मैच्योरिटी जो 1 ईयर से कम Okay. होती है ना उसके लिए है ये, A1, A2, A3। और सर वो जो ऊपर वाला देखा वो? ये लॉन्ग टर्म के लिए है, 1 ईयर से ओके ओके, ज्यादा के लिए है, आई गॉट इट। ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, ये वो शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट समझ टर्म गई। यानी 1 ईयर से कम, ठीक है। तो ये सब चीजें जब अपन चैप्टर 1 2 4 5 6 इसको अगर अपन डिटेल में रीड कर लेते हैं तो जो हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स होते हैं ना उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है, ठीक है। ओके। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, जैसे बॉन्ड क्या है, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज है, आपको प्री स्पेसिफाई कैश फ्लो जनरेट करके देगी, ठीक है। तो इसका वैल्यूएशन होता है डिस्काउंटिंग कैश फ्लो अप्रोच से। तो डिस्काउंट कैश फ्लो अप्रोच यूज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर एंड डिस्काउंट ऑल द फ्यूचर कैश फ्लो रिसीव फ्रॉम अ बॉन्ड टू अराइव एट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। To motivate to the motivation to arrive at the value of bond is compared to its intrinsic value with the ongoing market price, ठीक है, जैसे शेयर की करते हैं, तो इसमें डिस्काउंट कैश फ्लो अप्रोच को यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, when the intrinsic value of bond is greater than the ongoing current market price, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है करंट मार्केट प्राइस से, तो वन कुड इन्वेस्ट इन इट, ठीक है, इफ द इन्वेस्टर इज ऑलरेडी होल्डिंग द बॉन्ड, ठीक है, और इफ द इन्वेस्टर इज ऑलरेडी होल्डिंग द बॉन्ड देन द बॉन्ड कुड बी सोल्ड। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड ज्यादा है, को बल्कि डाल दे रखी, 100 रुपीज है, और करंट मार्केट प्राइस 98 है, ठीक है। तो इसमें अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी बोल रहा है कि 100, ठीक है, और मार्केट प्राइस 98 चल रहा है, तो उसको अपन सेल कर सकते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट डिसीजन अपन आईवी इम्प्लाइड यील्ड के तहत भी कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड एट द आउटगोइंग करंट मार्केट प्राइस। तो
इसमें अपन कैलकुलेट करते हैं यील्ड, अगर ग्रेटर देन द रिक्वायर्ड यील्ड होता है तो अपन उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू हेलो ऑफ, सर। यस यस। सॉरी सॉरी सर, मैं क्या पूछ रही हूँ, ये ऐसा होता है क्या कि अगर अपना इंट्रेंसिक वैल्यू मार्केट हाँ वैल्यू से हाई है तो हम लोग हाँ उसको बाय करेंगे, हाँ। और इंट्रेंसिक वैल्यू कम है मार्केट वैल्यू मार्केट से वैल्यू नहीं, से? मार्केट वैल्यू से नहीं, जो अपन को करंट जो उसमें वैल्यू मिलने वाली है उससे ज्यादा है तो। अगर अपने को दिख रहा है कि अभी करे कैलकुलेट करेंगे तो मार्केट वैल्यू से नहीं, यानी कि हमको कितना रिटर्न मिलने वाला है और कितना मिल सकता है। अच्छा, रिटर्न से हम लोग यहाँ मार्केट से नहीं, यहाँ मार्क, हाँ रिटर्न से, हाँ बॉन्ड मार्केट से, में, बॉन्ड में रिटर्न से हम लोग करते हैं। हाँ रिटर्न से, यस। अब अच्छा, इंट्रिंसिक मुझे वैल्यू, 98 रुपीज रिटर्न मिलने वाला है और नहीं इंट्रेंसिक 98 वैल्यू रुपीज 100 उसका है। प्राइस चल रहा है अभी, ठीक है। तो हो सकता है उसका अच्छा। प्राइस फेस वैल्यू से कम चल रहा है, तो क्यों चल रहा है, ये भी बहुत सारे रीजन होते हैं, उसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ओके। हाँ, तो 98 चल रहा है, तो मुझे उसको बाय करना चाहिए, और बाय किया है तो उसको होल्ड करना है। नहीं अगर इंट्रिंसिक वैल्यू बोल रहा है 100 होनी चाहिए और 98 चल रहा है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है, ये 98 चल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 100 है, 110 चल रहा है, तो उसके डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू जिसकी हाई होती है और मार्केट प्राइस 98। कम होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, अभी इंट्रिंसिक, क्लियर हाँ है। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे निकालते हैं, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ द बॉन्ड डिस्काउंटेड एट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये प्राइस का एक फॉर्मूला होता है एमएस एक्सेल में। देखिए, आपने बॉन्ड लिया 2022 में और उसका मैच्योरिटी है 2027, रेट है 12% आपका जो यील्ड बन रहा है वो 15 है, रिडेम्पशन वैल्यू 100 है, फ्रीक्वेंसी क्या है कि 1 फॉर अ ईयर, 2 फॉर हाफ ईयर और 4 फॉर क्वार्टरली, ठीक है। प्राइस का जो एक फॉर्मूला होता है एमएस एक्सेल में, उसको अगर अपन फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो वहां से अपने को पता चल जाता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न, RRR, या XIRR भी बोलते हैं, ठीक है। वहां से इस ये निकल आता है, और इसका इसके लिए अपने को जो एक्सेल शीट है वो एग्जाम में प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। बॉन्ड होल्डर रिसीव रिटर्न फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सोर्स। पहला तो कूपन पेमेंट मिलता है मेड बाय द इशूअर। कैपिटल गेन मिलता है जब आप बॉन्ड को सोल्ड करते हो मैच्योरिटी में या मैच्योरिटीज पहले। इनकम फ्रॉम री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, दैट इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यानी कि अपने को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना ईयरली, उसको भी वापस अगर अपन उस री इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको, तो भी उससे उससे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को अगर अपन वापस इन्वेस्ट करते हैं तो भी अपने को इनकम जनरेट होती है। उसके बारे में यहाँ बात किया गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखिए, यील्ड टू मैच्योरिटी इज द रेट विच डिस्काउंट द फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम अ बॉन्ड, ठीक है। मेक द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इक्वल टू द करंट मार्केट। तो करंट मार्केट प्राइस में क्या चल रहा है उसके अनुसार, ठीक है। यील्ड टू मैच्योरिटी यानी आपने करंट मार्केट प्राइस में खरीदा, करंट मार्केट प्राइस में खरीदा है उसको, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ रिटर्न कैन बी एक्सपेक्टेड इन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट व्हेन परचेस एट द ऑनगोइंग मार्केट प्राइस, ठीक है, और व्हेन इट इज हेल्ड अंटिल इट्स मैच्योरिटी, ठीक है। आपने उसको खरीदा कितने में, 100 रुपीज प्राइस है, 97 में खरीदा है, ठीक है। सेम सब चीजें सेम है, आपको जो फॉर्मूला है ना उसमें यील्ड में एक एक्सेल शीट में आता है YIELD, तो उसमें आपको ये सब चीजें ऐड पुट करनी है तो आपको आंसर आ जाता है यहाँ पे, ठीक है।
आपका तो करेंट यील्ड इसमें कितना हुआ। डिफरेंस क्या है? हाँ सर, मैं वो दोनों इसमें का डिफरेंस नहीं समझ डिफरेंस पाई। ये है कि इसमें आप फेस वैल्यू में खरीदे हो पहला, यहाँ पे हाँ फेस वैल्यू में खरीदे तो और यहाँ पे मार्केट प्राइस में 100 to खरीदे। 100। या मार्केट प्राइस ओके, में ये खरीदे तो 97 था, हो सकता है इसको आप 105 रुपए में भी खरीदते। समझ मार्केट गए। प्राइस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो ओके। करेंट यील्ड इसी से आता है, यील्ड टू मैच्योरिटी, हाँ। YTM। ओके। या ओके। फेस वैल्यू पहले में फेस वैल्यू से हाँ खरीदते हैं, जो भी फेस हाँ वैल्यू है उससे ही खरीदना है। और सेकंड हाँ में हम लोग मार्केट प्राइस, वो 100 हाँ का 98 भी हो सकता है या 105 भी हो सकता है, हाँ हाँ हाँ। उससे खरीदना होता है। फिर हाँ, ठीक है। ये एक और दो बार सर आप ये सब हमें एक्सेल शीट प्रोवाइड 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 करनी होगी क्या? प्रोवाइड की जाती है, डायरेक्टली बस लेकिन हाँ, उपलब्ध होती है? प्रोवाइड की जाती है। और इस एग्जाम में पीएमएस में इस लेवल के, हायर लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। लेवल 1 में ना इस लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, यानी कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे, या अच्छा, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। मेरे से एक्सेल शीट वगैरह नहीं आएगी? नहीं, एक्सेल सीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं आएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। में सिंपल फॉर्मूला हाँ सब दिया हाँ हुआ है, क्लिक हाँ करो हाँ आंसर आ जाएगा। हाँ, तुरंत हाँ। अच्छा, वो ये फिर चेक करेंगे कि हमें एक्सेल में वो डालना आता है या नहीं आता है? वो उतना भी डिफिकल्ट नहीं आता, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, उसका कोई इशू नहीं है। डे काउंट, ओके। ठीक है। Day count convention refer to the method used for arriving at the holding period of a bond to calculate the accrued interest. As the use of different day count convention can result in different accrued interest amount, it is appropriate that all participants on market follow the uniform day count. ठीक है। तो ये 30/60, 30/360 इंडियन मार्केट में फॉलो होता है फॉर बॉन्ड्स, ठीक है। उससे मतलब नहीं है कि महीने में कितने दिन होते हैं, 30 ही टेक लिया जाता है, डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। ये बॉन्ड मार्केट में 30 डिवाइडेड बाई 360 यूज किया जाता है, ठीक है। मनी मार्केट में एक्चुअल डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी सॉरी टू फाइव यूज किया। आस्क। हाँ, सॉरी टू आस्क, मीन्स ये 30 दिन है, कंपलसरी हम लोग यही ये एज्यूम 30 करके दिन ही चलेंगे, यूज भले किए उसमें जाएंगे बॉन्ड्स 25-25 में। ना हो? हाँ हाँ। और मनी ओके। मार्केट इंस्ट्रूमेंट में एक्चुअल डिवाइडेड बाई 365, जितने एक्चुअल डेज है। जैसे ओके, फरवरी का लेंगे तो उसमें 28 डेज लेना होगा आपको, 28 डेज ठीक है। आएंगे, राइट? हाँ, कुछ ओके सर। कंट्रीज में एक्चुअल डिवाइडेड बाय एक्चुअल यूज किया जाता है, कुछ कंट्रीज में एक्चुअल डिवाइडेड बाय 360 यूज किया जाता है, और कुछ जगह 30/एक्चुअल यूज किया जाता है। तो अपने को ये याद रखना है कि मनी मार्केट में एक्चुअल डिवाइडेड बाय 365, और बाय बॉन्ड थ्री मार्केट में सिक्सटी 30 डिवाइडेड बाय 360, ये आता है ना, इसलिए मैं बता दिया 30 आपको। डिवाइड बाय 360। हाँ हाँ। ओके सर। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं लेकिन इसको अगर आपने डिटेल में स्टडी नहीं किया तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। हर काम क्या है कि शॉर्ट ओके सर। नोट्स से नहीं हो पाता है, ठीक है। मेरे लिए तो ओके। बहुत आसान है कि मैं आप लोगों से बिना डिस्कस किए बस पढ़ाते जाऊं और कोर्स कंप्लीट हो जाए, आप पास भी हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो नॉलेज नहीं गेन करोगे तो फिर आगे काम नहीं आएगा ये सब चीजें आपके, ठीक सही है। है सर।